इस्लाम की 3 अजीम फतह, यरूशलेम, कॉन्स्टेंटिनोपल और स्पेन। आज की इस वीडियो में आप इस्लाम की हिस्ट्री की 3 कमाल की जंगों के बारे में जानोगे, जैसा कि किस तरह सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम को फतह किया, किस तरह सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया और किस तरह तारिक बिन जियाद ने स्पेन को फतह किया। ये तीनों जंगें इस्लाम की हिस्ट्री की फेमस जंगों में से हैं और आज तक इन जंगों को डिस्कस किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। स्पेन, जिस पर एक टाइम में मुसलमानों की हुकूमत थी, वही आज स्पेन में सिर्फ 5% मुसलमान रहते हैं और यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है। लेकिन आखिर किस तरह स्पेन एक मुस्लिम कंट्री से क्रिश्चियन कंट्री बना? लेट्स फाइंड आउट। 7वीं सदी के आखिर में जब उमैया खिलाफत अपनी पीक पर थी और बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही थी, जैसा कि नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के इलाके मुसलमानों के अंडर आ चुके थे, तो इसी दौरान मुसलमानों की नजर आइबेरियन पेनिनसुला पर पड़ी, जिसे आज हम स्पेन कहते हैं। इस वक्त स्पेन पर विजिगोथिक किंगडम रूल कर रहा था, जो 5th सेंचुरी से इस इलाके को रूल करता आ रहा था। लेकिन अब इनका किंगडम काफी वीक हो चुका था, क्योंकि किंग विटिजा की वफात के बाद पावर हासिल करने की दौड़ में इनके दरमियान सिविल वॉर शुरू हो गई थी और ये मुसलमानों के लिए एक गोल्डन चांस था। इस वक्त नॉर्थ अफ्रीका में बनो उमैया के गवर्नर मूसा बिन नुसैर ने स्पेन फतह करने के लिए 7,000 का लश्कर रवाना किया और इस लश्कर का जनरल तारिक बिन जियाद था। तारिक अपनी फौज के साथ कश्तियों में गिब्राल्टर पहुंचा। लेकिन जब मुसलमान वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किंग रोड्रिक 20 से 40,000 के लश्कर के साथ इनका मुकाबला करने आ चुका था, जबकि मुसलमान सिर्फ 7,000 थे। ये देखकर तारिक समझ गया कि मुसलमानों के हौसले कम हो चुके हैं। इनके एक तरफ रोड्रिक का बड़ा लश्कर था और दूसरी तरफ समंदर। इस मौके पर तारिक बिन जियाद ने अपनी फौज को ऑर्डर दिया कि सारी कश्तियां जला दी जाएं, ताकि कोई भी मुसलमान जंग छोड़कर भाग न जाए। इसके बाद जंग शुरू हुई और मुसलमान बड़ी बहादुरी के साथ लड़े और ये जंग जीत गए। इस फतह के बाद तारिक की फौज ने 1 साल के अंदर दूसरे शहरों को भी फतह कर लिया। ये देखकर मूसा बिन नुसैर भी 18,000 के लश्कर के साथ तारिक की फौज की मदद के लिए आ गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर पूरे स्पेन को फतह कर लिया। लेकिन इसके कुछ साल बाद उमैया खिलाफत को टक्कर देने के लिए अब्बासी खड़े हुए, जिनके लीडर का नाम अबू मुस्लिम था, जो बनो उमैया की इस जालिम हुकूमत को खत्म करके इस्लाम को दोबारा जिंदा करना चाहते थे। अब्बासी हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल में से थे, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। अब्बासी खुरासान में सीक्रेटली काम करने लगे और उस वक्त के स्कॉलर्स और लीडर्स के जरिए अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने लगे। इस तरह उस दौर के शिया मुसलमान भी इनके साथ खड़े हो गए। अब्बासी सीक्रेटली अपनी फौज तैयार करने लगे। जब मरवान को इस बात का पता चला तो इसने सीरिया में अपनी फौज तैयार करना शुरू कर दी और बाद में अब्बासियों की फौज का मुकाबला करने निकल पड़ा। इसके बाद दोनों फौजों का सामना ज़ैब रिवर के पास हुआ। मरवान की फौज काफी बड़ी थी, जबकि अब्बासियों की फौज इनसे काफी कम थी, लेकिन वो जज्बे से भरे हुए थे, क्योंकि वो बनो उमैया को जड़ से खत्म करना चाहते थे। अबू मुस्लिम बार बार इनका हौसला बढ़ा रहा था। फिर जंग शुरू हुई और अब्बासी बड़ी बहादुरी के साथ लड़े और ये जंग जीत गए। इसके बाद मरवान जंग छोड़कर इजिप्ट भाग गया, लेकिन अब्बासियों ने उसे पकड़कर कत्ल कर दिया। फिर ये दमास्कस की तरफ रवाना हो गए, जो उस वक्त बनो उमैया का कैपिटल था, और इसे भी फतह कर लिया। इस तरह ऑफिशियली अब्बासी खिलाफत कायम हो गई। इसके बाद उन्होंने बनो उमैया के सारे लोगों को एक एक करके कत्ल करना शुरू किया और जिन लोगों ने अहले बैत के साथ जुल्म किया था उनकी कब्रों को भी उखाड़ दिया, जैसा कि मुआविया और यजीद। लेकिन इन दोनों की कब्रों में सिवाय हड्डियों के कुछ न मिला। ये देखकर अब्दुल रहमान, जो कि ईस्ट में बनो उमैया का एक रूलर था, स्पेन की तरफ भाग गया, क्योंकि उस वक्त स्पेन मुसलमानों के प्रॉपर कब्जे में नहीं था। अब्दुल रहमान ने वहां पहुंचकर खुद को स्पेन का खलीफा डिक्लेयर कर दिया और इस तरह अब उमैया
खिलाफत सिर्फ स्पेन तक लिमिटेड होकर रह गई। अब्दुल रहमान ने स्पेन का नाम बदलकर अल-अंदलुस कर दिया। जैसे ही स्पेन अब्दुल रहमान के अंडर आया, स्पेन तरक्की करने लगा। उस वक्त स्पेन के शहर कॉर्डोबा में दुनिया भर से लोग इल्म हासिल करने के लिए आने लगे और यहाँ से कई बड़े साइंटिस्ट्स पैदा हुए। इस दौरान साइंस, अलजेब्रा, मैथ और फिजिक्स पर रिसर्च होने लगी। लेकिन कुछ साल बाद कॉर्डोबा में मुसलमान टुकड़ों में तकसीम हो गए, क्योंकि मुसलमान हमेशा की तरह ताकत के लिए आपस में लड़ने लगे। इसी दौरान नॉर्दर्न स्पेन में क्रिश्चियंस ताकत में आ गए और पूरे स्पेन में एक्सपैंड करने लगे। ये देखकर मुसलमानों ने इनके साथ जंग की, लेकिन इस जंग के बाद स्पेन में मुसलमानों की हार का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि ये जंग मुसलमान हार गए और इसके बाद स्पेन में मुसलमान बहुत कमजोर हो गए। आखिरकार स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई। जैसे ही स्पेन में मुसलमानों का रूल खत्म हुआ, क्रिश्चियंस ने ऐलान किया या तो मुसलमान और यहूदी क्रिश्चियनिटी को कबूल करें या फिर इनका गला काट दिया जाएगा। ये देखकर ज्यादातर मुसलमानों ने इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली और इस तरह स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत का द एंड हो गया। 1137 को इराक में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम यूसुफ बिन अयूब था, जिसे आज हम सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानते हैं। इनके वालिद का नाम नजमुद्दीन अयूब था, जो उस वक्त ज़ेंगिड डायनेस्टी के मिलिट्री लीडर थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने अपना बचपन बाल्बेक और दमास्कस में गुजारा, जहां उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, जैसा कि पोएट्री, फिलोसफी और रिलीजियस नॉलेज हासिल की। सलाहुद्दीन अयूबी बचपन से ही अपने चचा नूरुद्दीन जंगी से बहुत इंस्पायर थे, जो उस वक्त सीरिया के रूलर थे और क्रूसेडर्स के खिलाफ थे। नूरुद्दीन जंगी पूरी मुसलमान उम्मत को यूनाइट करना चाहते थे। उस वक्त फातिमी खिलाफत इजिप्ट पर रूल कर रही थी, जो कि शिया मुसलमान थे और वो 10th सेंचुरी से हुकूमत करते आ रहे थे। लेकिन अब जाकर इनकी हुकूमत कुछ इंटरनल मैटर्स की वजह से कमजोर होती जा रही थी और इसी दौरान क्रूसेडर्स फिलिस्तीन और सीरिया जैसी स्टेट्स पर अपना कंट्रोल जमा रहे थे। वही सीरिया में ज़ेंगिड डायनेस्टी, जो कि नूरुद्दीन जंगी के अंडर थी, इजिप्ट पर अपनी ताकत बढ़ाने और मुसलमानों को यूनाइट करने में मसरूफ थी। नूरुद्दीन इजिप्ट को अपने कंट्रोल में लाना चाहता था, क्योंकि इजिप्ट एक बहुत ही रिच और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सिटी था, जो क्रूसेडर्स के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत जरूरी था। 1160 में सलाहुद्दीन के एक और चचा असदुद्दीन शिरकू, जो नूरुद्दीन जंगी के जनरल थे, इन्हें एक फौज के साथ इजिप्ट भेजा गया, क्योंकि उस वक्त इजिप्ट के चीफ मिनिस्टर शावर की ताकत खतरे में थी। इनके दुश्मन इनको खत्म करना चाहते थे। इसी वजह से शावर ने नूरुद्दीन से मदद मांगी, जिसके बाद नूरुद्दीन ने शिरकू को एक फौज के साथ इजिप्ट भेजा ताकि शावर की मदद हो सके और इजिप्ट पर ज़ेंगिड डायनेस्टी का इम्पैक्ट बढ़ सके। उस वक्त सलाहुद्दीन की उम्र तकरीबन 20 साल थी, तो सलाहुद्दीन ने अपने चचा शिरकू के साथ ये फौज ज्वाइन की और वो इस फौज के कमांडर बन गए। ये सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी की पहली जंग थी, जिससे उन्होंने पॉलिटिक्स सीखी। जैसे ही सलाहुद्दीन की फौज इजिप्ट में एंटर हुई, इनकी फौज का सामना दिरघम के साथ हुआ, जो बिलबाइस शहर को डिफेंड कर रहा था। सलाहुद्दीन की फौज ने इस शहर को सीज कर लिया और 3 महीनों तक इस शहर को घेरे में रखा। इसी दौरान दिरघम की मदद करने के लिए क्रूसेडर्स भी वहां पहुंच गए, जिनका लीडर अमलरिक था। अब सलाहुद्दीन की फौज के सामने 2 खतरे थे, एक दिरघम जो शहर को डिफेंड कर रहा था और दूसरा क्रूसेडर्स जो दिरघम की मदद के लिए आए थे। इसके बावजूद सलाहुद्दीन अयूबी की फौज शहर में एंटर हो गई और पूरे शहर पर कब्जा कर लिया और दिरघम को कत्ल कर दिया। इसके बाद शावर दोबारा से वजीर बन गया, लेकिन सलाहुद्दीन के चचा शिरकू की इस कामयाबी को देखकर शावर को अपनी ताकत खतरे में नजर आने लगी। इसे लगा कि कहीं शिरकू इसी की ताकत पर कब्जा न कर ले, तो इसने शिरकू को धोखा देकर क्रूसेडर्स के साथ मिलने का फैसला किया। इसने अमालरिक, जो कि यरूशलेम का बादशाह था, इसके साथ हाथ मिला लिया, वही अमालरिक जो इसके खिलाफ आया था। आखिरकार 1160 को शावर और शिरकू के दरमियान हालात बिगड़ने लगे, क्योंकि शावर इजिप्ट में ज़ेंगिड डायनेस्टी का इम्पैक्ट बढ़ता देखकर
इसके खिलाफ हो गया। ये देखकर शिरको ने शावर को खत्म करके इजिप्ट को नूरुद्दीन के अंडर लाने का फैसला किया, जिसके बाद दोनों के दरमियान जंग हुई। इस जंग में शिरको ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांट दिया और खुद दरमियानी हिस्से को लीड करने लगा, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी साइड वाले किसी एक हिस्से को लीड करने लगा। दोनों फौजों के दरमियान जंग हजाब के मुकाम पर हुई। हालांकि शिरको की फौज तादाद में बहुत कम थी, लेकिन इनकी वॉर टैक्टिक्स की वजह से वो ये जंग जीत गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी अपनी फौज के साथ बहुत बहादुरी से जंग लड़ी। इस जंग के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को जंग लड़ने का काफी एक्सपीरियंस हो चुका था। शिरको और सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस जीत के बावजूद वो इजिप्ट पर अपना कंट्रोल कायम नहीं कर पाए, तो 1 साल बाद शिरको ने दोबारा इजिप्ट पर हमला किया। इस वक्त तक इजिप्ट पर क्रूसेडर्स का कंट्रोल था। जब नूरुद्दीन जंगी ने ये देखा तो वो जान गया कि अब उसे इजिप्ट को अपने कंट्रोल में लाना होगा। इसके बाद नूरुद्दीन जंगी ने एक बड़ी फौज भेजी और फिर शिरको फौज के साथ कायरो पहुंच गया, जो इजिप्ट का कैपिटल था। वहां पहुंचकर क्रूसेडर्स को जंग में हरा दिया। जब शावर ने ये देखा तो वो जान गया कि अब शिरको इजिप्ट पर कब्जा कर लेगा। इस वजह से इसने फिर सरेंडर कर दिया, लेकिन शिरको को इस पर यकीन नहीं था, क्योंकि शावर ने पिछली बार इन्हें धोखा दिया था। इस वजह से इसको कत्ल करवा दिया गया। इसके कुछ अरसे बाद शिरको की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी वजीर बना दिया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी 2 साल तक वजीर रहा और इसने अपनी अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग किया। इसने इजिप्ट की फौज के साथ अपने रिलेशंस बेहतर किए और फातिमी खिलाफत के साथ भी अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए। जाहिरी तौर पर सलाहुद्दीन फातिमी खलीफा के साथ था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो सुन्नी फिरके को प्रमोट कर रहा था, जबकि फातिमी खिलाफत एक शिया डायनेस्टी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कायरो में शिया स्कॉलर्स को हटा दिया जो इसके वफादार थे और इनकी जगह सुन्नी स्कॉलर्स को लगा दिया, और इस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी शिया स्कॉलर्स को खत्म करने लगा, जिससे फातिमी खिलाफत कमजोर होने लगी। इसी वक्त इसने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीरिया से अपने कुर्दिश सपोर्टर्स के साथ मिलकर फौज तैयार की। सलाहुद्दीन बस एक मौके का इंतजार कर रहा था जब वो अपना आखिरी वार करे। इसी वजह से इसने सिर्फ दिखावे के लिए फातिमी खिलाफत के साथ रिलेशंस कायम रखे। फिर फातिमी खलीफा अलादीद बीमार हो गए, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए एक मौका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बगदाद की अब्बासी खिलाफत का सपोर्ट हासिल था। बगदाद उस वक्त सुन्नी फिरके का सेंटर था। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना आखिरी वार किया जब फातिमी खलीफा अलादीद बेड पर मौत से लड़ रहा था। इसी दौरान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जुमे के खुतबे में फातिमी खलीफा की बजाय अब्बासी खलीफा का नाम लिया, जिससे फातिमी खिलाफत का ऑफिशियली एंड हो गया। फातिमी खलीफा अलादीद सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। वैसे भी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये सब बड़ी प्लानिंग के साथ किया था। इसने पूरे इजिप्ट की फौज और पॉलिटिक्स पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया था। इसने फातिमी ऑफिशियल्स को हटाकर इनकी जगह अपने लोगों को लगा दिया और इस तरह फातिमी खिलाफत का खात्मा हो गया, जो पिछले 200 सालों से रूल कर रही थी। इससे सलाहुद्दीन अय्यूबी की पोजीशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और इस तरह इसने इजिप्ट में शिया इस्लाम को छोड़कर सुन्नी इस्लाम को प्रमोट करना शुरू किया। इसके 3 साल बाद नूरुद्दीन जंगी की मौत हो गई, जिससे सलाहुद्दीन अय्यूबी को आजादी मिल गई। अब वो अपने दम पर फैसले कर सकता था। नूरुद्दीन जंगी की मौत के बाद इसका बेटा इस्माइल उसका सक्सेसर बना, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नूरुद्दीन की मौत के बाद सीरिया टुकड़ों में बट गया, क्योंकि हर कोई ताकत हासिल करना चाहता था। सलाहुद्दीन, जो कि इजिप्ट का पावरफुल रूलर बन चुका था, इसने खुद को नूरुद्दीन जंगी का सक्सेसर कहना शुरू कर दिया। इस वजह से 1174 में सलाहुद्दीन अय्यूबी दमास्कस पहुंच गया ताकि शहर को अपने कंट्रोल में ले सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमास्कस और दूसरे सीरियन सिटीज के साथ डील्स करके इन्हें अपने साथ मिला लिया। बहुत से लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए इसके साथ हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अलेपो शहर पर कब्जा करना था, क्योंकि ये उस वक्त का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले इस शहर को नेगोशिएशंस के जरिए अपने अंडर लाने की कोशिश की। वो नेगोशिएशंस करने में बहुत एक्सपर्ट था, लेकिन इसकी बात नहीं बन पाई। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज के साथ अलेपो पहुंच गया और इसने इस शहर को सीज कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास एक पावरफुल आर्मी थी,
थी। लेकिन इस शहर पर हमला करना आसान नहीं था क्योंकि इसका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को कई दिनों तक सीज किए रखा था कि ये लोग हथियार डाल दें। इसी दौरान इसने दोबारा नेगोशिएशंस करने की कोशिश की और इस्माइल से कहा कि वो इसके साथ डील कर ले ताकि वो मिलकर क्रूसेडर्स को खत्म कर सके। 1184 में इस्माइल को ये एहसास हुआ कि वो मजीद सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जंग नहीं कर सकता, तो इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ हाथ मिला लिया और इस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अलेपो शहर को भी फतह कर लिया, जो कि इसकी एक बड़ी कामयाबी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बढ़ती हुई ताकत को देखकर मौसल के रूलर इमामुद्दीन जंगी को अपनी पोजीशन खतरे में नजर आने लगी। इसलिए इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी की अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंडर इजिप्ट, दमास्कस और अलेपो जैसे शहर आ गए थे, लेकिन मौसल अभी भी इसके खिलाफ था। इस वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौजें मौसल की तरफ भेजी ताकि इनके इलाकों पर हमला किया जा सके। लेकिन मौसल के पास भी एक स्ट्रॉन्ग फौज थी और कई मुसलमानों का सपोर्ट हासिल था जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने लिए खतरा समझते थे, जिसकी वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज कामयाब नहीं हो सकी। कुछ साल बाद दोनों को एहसास हुआ कि जंग से सिवाय खून के कुछ हासिल नहीं होगा। ये वो वक्त था जब क्रूसेडर्स मुस्लिम वर्ल्ड के लिए खतरा बनते जा रहे थे। इस वजह से दोनों के दरमियान एक डील हुई जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए एक और जीत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुरू से ही क्रूसेडर्स को खत्म करना चाहता था क्योंकि उस वक्त यरूशलेम क्रूसेडर्स के कब्जे में था जो कि क्रिश्चियंस थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी मुसलमान उम्मत को यूनाइट करना चाहता था ताकि वो क्रूसेडर्स को खत्म कर सके और यरूशलेम वापस मुसलमानों के कब्जे में आ सके। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तकरीबन पूरी उम्मत को एक साथ जोड़ लिया था और फिर 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इजिप्ट, सीरिया और बाकी सारे इलाकों से फौज जमा करना शुरू कर दी, जबकि क्रूसेडर्स बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। उन्हें लगता था कि वो आराम से जीत जाएंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेडर्स के इलाकों पर हमला किया, जिसे देखकर इनके बादशाह लुसिनियन ने यहाँ से पीछे हटने और टिबेरियस जाने का फैसला किया ताकि वहाँ जाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुकाबला कर सके। जबकि इनकी फौज के कई कमांडर्स ने इन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन वो फिर भी पीछे हट गए। सलाहुद्दीन की फौज ने इन्हें रेगिस्तान में घेर लिया और इनका पानी बंद कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने इन पर तीरों से हमला किया और आसपास की घास को आग लगा दी, जिससे क्रूसेडर्स कंफ्यूज हो गए और वो पहले ही रेगिस्तान में प्यास से थक चुके थे। शाम तक क्रूसेडर्स की फौज पूरी तरह हार के करीब पहुंच चुकी थी। इनके बहुत से लोग मारे जा चुके थे और इनके बादशाह लुसिनियन और दूसरे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे सलाहुद्दीन ने ये जंग जीत ली और इसने कैदियों के साथ भी अच्छा बिहेव किया। इस जंग के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौज के साथ इन शहरों को अपने अंडर लिया जो पहले क्रूसेडर्स के कब्जे में थे। इसके बाद 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौज के साथ यरूशलेम को घेर लिया। ये शहर स्ट्रॉन्ग दीवारों से महफूज था और इस शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फौज थी जिसको लीड बालियान नामी शख्स कर रहा था। बालियान ने सलाहुद्दीन से रिक्वेस्ट की कि वो शहर में मौजूद तमाम शहरियों को जाने दे और इसके बाद चाहे शहर पर कब्जा कर ले। सलाहुद्दीन ने इसको इजाजत दे दी, जिसके बाद शहर को सीज कर लिया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर की दीवारों पर हमला किया, लेकिन दीवारें नहीं टूट सकी। फिर 2 हफ्तों के बाद बालियान को अंदाजा हो गया कि अब ये दीवारें ज्यादा देर तक इन्हें बचा नहीं सकती और इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी इन्हें वैसे ही कत्ल करेगा जैसे हम क्रूसेडर्स ने मुसलमानों और यहूदियों को कत्ल किया था जब यरूशलेम फतह किया था। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन्हें ऑफर की कि वो हथियार डाल दें, हमें बस यरूशलेम चाहिए और हम किसी को भी कत्ल नहीं करेंगे। जिसके बाद बालियान ने हथियार डाल दिए और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी इन्हें पीसफुली शहर छोड़ने दिया। इस शहर को फतह करने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्रिश्चियंस के किसी भी चर्च को नहीं तोड़ा और इस तरह यरूशलेम, जो मुसलमानों के लिए एक इम्पोर्टेंट सिटी है, वो दोबारा मुसलमानों के अंडर आ गया। जब ये खबर यूरोप पहुंची तो पूरे यूरोप में हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि यरूशलेम पिछले 90 सालों से क्रिश्चियंस के कब्जे में था। लेकिन अब वो दोबारा मुसलमानों के अंडर आ चुका था, जो क्रिश्चियंस के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। इसलिए अक्टूबर 1187 में क्रिश्चियंस के पॉप ने फतवा दिया कि यरूशलेम की ये हार
क्रिश्चियंस के गुनाहों की सजा है और इसने उस वक्त के यूरोपियन रूलर्स पर जोर दिया कि वो सब मिलकर यरूशलेम को दोबारा फतह करें। ये सुनकर यूरोप के कई बड़े रूलर सामने आए, जैसे कि रिचर्ड, फिलिप और फ्रेडरिक, जिनमें से सबसे पावरफुल रूलर फ्रेडरिक था। फ्रेडरिक एक बड़ी फौज के साथ यरूशलेम की तरफ रवाना हुआ, लेकिन 1190 में फ्रेडरिक सालिफ रिवर को पार करते हुए डूबकर मर गया, जिसे देखकर इसकी फौज टुकड़ों में बट गई और बहुत से सोल्जर्स वापस अपने घरों को चले गए, क्योंकि अब इनका लीडर मर चुका था। इसके बाद बाकी के दो रूलर रिचर्ड और फिलिप ने एक बड़ी फौज तैयार की और वो यरूशलेम की तरफ रवाना हो गए और उन्होंने रास्ते में साइप्रस शहर को फतह कर लिया, जिसके बाद ये क्रूसेडर्स का एक इम्पोर्टेंट बेस बन चुका था। इसके बाद वो एकर शहर पहुंचे, जहां क्रूसेडर्स पिछले 2 सालों से इस शहर को सीज किए हुए थे। ये शहर मुसलमानों के अंडर था, जो कि यरूशलेम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहीं से यरूशलेम का सारा ट्रेड होता था। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को इसका पता चला तो उसने अपनी फौज इस शहर की तरफ भेजी और उसकी फौज ने क्रूसेडर्स को हर तरफ से घेर लिया, जबकि क्रूसेडर्स पहले से ही इस शहर को सीज किए हुए थे। इसके बाद ये सीज 2 साल तक चला और दोनों फौजों में से कोई भी इस शहर को फतह नहीं कर सकी। इन 2 सालों में दोनों फौजें बीमारी, भूख और लड़ाई की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी, जबकि कई सोल्जर्स तो बीमारी से ही मर चुके थे। लेकिन अब रिचर्ड और फिलिप अपनी फौज के साथ यहाँ पहुंच चुके थे, तो इससे क्रूसेडर्स की ताकत और बढ़ चुकी थी। अब इनकी फौज ने इस शहर की दीवारों को तोड़ दिया, जिसके बाद इस शहर ने हथियार डाल दिए और फिर ये क्रूसेडर्स के कंट्रोल में आ गया। इसके बाद क्रूसेडर्स ने सलाहुद्दीन अय्यूबी से अपने कैदी और अपना क्रॉस वापस मांगा, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम फतह करने से पहले कब्जे में लिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनकी शर्तें नहीं मानी, जिसका बदला लेने के लिए क्रूसेडर्स ने 2700 मुसलमानों को कत्ल किया, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए एक वार्निंग थी। एकर शहर को फतह करने के बाद क्रूसेडर्स जफा शहर की तरफ रवाना हो गए, जो कि यरूशलेम के करीब था। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को इसका पता चला तो इसने इन्हें रोकने के लिए अपनी फौज भेजी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने क्रूसेडर्स को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी क्रूसेडर्स सितंबर 1191 में आरसफ नामी जगह पर पहुंच गए, जो जफा शहर के करीब थी। इस पॉइंट पर पहुंचकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने पूरी ताकत के साथ क्रूसेडर्स की बैक साइड पर हमला किया, जिसे देखकर फौज के पीछे वाले सोल्जर्स ने रिचर्ड से फौज का पूरा कंट्रोल मांगा। रिचर्ड ने इन्हें पूरी फौज का चार्ज दे दिया, जिसके बाद क्रूसेडर्स ने मुसलमानों पर हमला करके इन्हें टुकड़ों में बांट दिया और इस तरह मुसलमान हारने लगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब मुसलमानों को इस हालत में देखा तो इसने मुसलमानों को जंग से वापस बुला लिया, जिससे क्रूसेडर्स ने ये जंग भी जीत ली। इसके बाद क्रूसेडर्स ने जफा शहर पहुंचकर इसे भी फतह कर लिया। क्रूसेडर्स एक के बाद एक जंग जीत रहे थे और अब क्रूसेडर्स यरूशलेम पहुंच गए। रिचर्ड को ये रियलाइज हुआ कि यरूशलेम पर हमला करना इनके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इनके पास सप्लाई की कमी है और अगर उन्होंने यरूशलेम को फतह करने की कोशिश की तो सलाहुद्दीन अय्यूबी इनकी सप्लाई काट देगा, इसलिए इसने हमला नहीं किया। फिर कई दिनों के बाद दोनों फौजों को ये रियलाइज हुआ कि जंग का कोई फायदा नहीं होगा, जिसके बाद दोनों के दरमियान एक अग्रीमेंट हुआ, जिसके अकॉर्डिंग यरूशलेम मुसलमानों के अंडर ही रहेगा, लेकिन क्रिश्चियंस भी फ्रीली यरूशलेम आ सकेंगे। ये अग्रीमेंट करने के बाद क्रूसेडर्स वापस चले गए और इस तरह यरूशलेम मुसलमानों के अंडर ही रहा। लेकिन इसके 1 साल बाद 1193 में सलाहुद्दीन अय्यूबी की बीमारी की वजह से मौत हो गई और ये थी कहानी इस दुनिया के एक बेहतरीन कमांडर की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम लोग एक दिन कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करोगे। इसका लीडर बेहतरीन लीडर होगा और इसकी फौज बेहतरीन फौज होगी। ये हदीस सुनने के बाद उस दौर के कई सहाबा ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की कोशिश की, जैसे हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने उमैया खिलाफत के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्रेडिक्शन को पूरा करने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल को सीज किया और कई सालों तक इसको सीज किए रखा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। यहाँ तक कि
इसी सीज के दौरान उनकी वफात हो गई और आज भी इनकी कब्र इस्तांबुल में सिचुएटेड है। कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की बहुत से मुसलमानों ने कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने इस शहर की फतह एक ऐसे इंसान के हाथ में लिखी थी जिसका नाम सुल्तान मोहम्मद फातिह था। मार्च 1432 को इडिर्ने में, जो उस वक्त ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल था, इसमें एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सुल्तान मोहम्मद फातिह रखा गया। सुल्तान मोहम्मद फातिह के वालिद सुल्तान मुराद पहले से ही ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान थे, इसलिए सुल्तान मोहम्मद फातिह ने अपनी यंग एज में हाई क्वालिटी एजुकेशन हासिल की, जैसा कि इस्लाम, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी। इसी तरह उन्होंने कई डिफरेंट लैंग्वेजेस भी सीखी, जैसे कि टर्किश, अरबिक, पर्शियन, ग्रीक और लैटिन। इसके अलावा उन्होंने बचपन से ही मिलिट्री स्ट्रैटेजी और लीडरशिप की ट्रेनिंग ली। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने अपनी नौजवानी में ही नॉलेज और मिलिट्री स्किल्स हासिल कर ली थी। ये देखकर इनके वालिद सुल्तान मुराद ने इन्हें आजमाने के लिए 12 साल की उम्र में सुल्तान बना दिया। इसी दौरान क्रिश्चियंस ने ऑटोमन एम्पायर को यूरोप से निकालने के लिए फौज तैयार करना शुरू कर दी। ये देखकर सुल्तान मुराद भी अपनी फौज लेकर वारना के करीब पहुंच गया, जिसके बाद दोनों के दरमियान जंग हुई, जिसे बैटल ऑफ वारना कहा जाता है। इस जंग के दौरान सुल्तान मोहम्मद फातिह ने अपने वालिद का तख्त संभाल रखा था। सुल्तान मुराद ये जंग आसानी से जीत गया, लेकिन इसके कुछ साल बाद 1451 में सुल्तान मुराद की डेथ हो गई, जिसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह ऑटोमन एम्पायर का अगला सुल्तान बना। जब सुल्तान मोहम्मद फातिह सुल्तान बना तो उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी और अब इन्हें ये प्रूव करना था कि वो एक केपेबल रूलर हैं। इस वजह से उन्होंने अपना पूरा फोकस ऑटोमन एम्पायर को मैनेज करने में लगा दिया। लेकिन इसी दौरान उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पता चली जो आपने कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में फरमाई थी। जब सुल्तान मोहम्मद फातिह ने ये हदीस सुनी तो इसके बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब इनकी जिंदगी का मकसद कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना है। कॉन्स्टेंटिनोपल उस वक्त रोमन एम्पायर का कैपिटल था, जो एशिया और यूरोप के दरमियान में था। इस वजह से इस शहर को दोनों कॉन्टिनेंट्स का एक्सेस था, लेकिन ये पूरा शहर मजबूत दीवारों से प्रोटेक्टेड था। इन दीवारों पर सोल्जर्स रहते थे। अगर कोई इन दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता तो उन पर गर्म तेल डाला जाता, जिसकी वजह से आज तक कोई भी इस शहर को फतह नहीं कर पाया। सुल्तान मोहम्मद फातिह को पता था कि अगर वो इस शहर को फतह कर लेता है तो इससे ऑटोमन एम्पायर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की तैयारियां शुरू कर दी। कॉन्स्टेंटिनोपल में बोस्फोरस नाम का समंदरी रास्ता था, जिसके जरिए ब्लैक सी से खाने पीने का सामान कॉन्स्टेंटिनोपल में आता था। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कॉन्स्टेंटिनोपल की सप्लाई काटने के लिए बोस्फोरस की यूरोपियन साइड पर एक किला तामीर करवाया। इसके अलावा उन्होंने उस वक्त के एक इंजीनियर ऑर्बन को पैसे देकर कैनन्स बनवाई, जिन्हें बनाने में 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। ये कैनन्स इतनी मजबूत थी कि किसी भी मजबूत से मजबूत दीवार को भी तोड़ सकती थी। ये कैनन्स इतनी भारी थी कि इन्हें ले जाने के लिए कई बैलों की जरूरत पड़ती थी। इन सब के अलावा सुल्तान मोहम्मद फातिह ने 1 लाख का लश्कर तैयार किया और उस वक्त की ऑटोमन नेवी को कॉन्स्टेंटिनोपल के समुद्री रास्ते को ब्लॉक करने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह अपनी फौज लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच गया और इसे सीज कर लिया। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों पर कैनन से हमला किया, लेकिन ये दीवारें इतनी मजबूत थी कि टूटने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार 6 दिन तक इन दीवारों पर कैनन से हमले होते रहे, लेकिन ये दीवारें नहीं टूटी। जैसे ही दीवारें थोड़ी बहुत डैमेज होती, फौरन ही रोमन्स इनको रिपेयर कर देते थे। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुछ फौजियों को भी भेजा, लेकिन इन्हें भी रोमन्स ने बुरी तरह हरा दिया। सीज को कई दिन गुजर चुके थे और सुल्तान को ये खतरा था कि कहीं यूरोप से फौज कॉन्स्टेंटिनोपल की मदद के लिए न आ जाए, जिससे इनके लिए खतरा मजीद बढ़ जाए। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। सुल्तान मोहम्मद फातिह को खबर मिली कि यूरोप से कुछ जहाज इनकी तरफ आ रहे हैं। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने अपने जहाज इनका मुकाबला करने के लिए भेजे, लेकिन सुल्तान के ये जहाज इन्हें रोकने में नाकाम रहे और वो यूरोपियन जहाज कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच गए।
जो रोमन्स के लिए एक और बड़ी कामयाबी थी। इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों के नीचे टनल्स बनवाना शुरू की, लेकिन रोमन्स को इसका भी पता चल गया और उन्होंने टनल्स में आग लगा दी। ये सब देखकर सुल्तान मोहम्मद फातिह नाउमीद हो गया, क्योंकि एक के बाद एक प्लान फेल हो रहा था और अब इन्हें ये जंग हारते हुए नजर आ रही थी। लेकिन तभी सुल्तान के माइंड में एक जबरदस्त आइडिया आया कि अगर वो अपने जहाज कॉन्स्टेंटिनोपल की समुद्री साइड ले जाए तो इससे कॉन्स्टेंटिनोपल की फ्रंट साइड की आधी फौज समुद्री साइड को डिफेंड करने के लिए चली जाएगी, जिससे फ्रंट साइड की फौज कम हो जाएगी और ये हमला करने का बेहतरीन मौका होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त कॉन्स्टेंटिनोपल के समुद्री किनारे पर एक लंबी और मजबूत चेन लगी हुई थी, जिसकी वजह से कोई भी जहाज समंदर के रास्ते कॉन्स्टेंटिनोपल में एंटर नहीं हो सकता था। सुल्तान मोहम्मद फातिह की फौज ने इस चेन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, जिसकी वजह से नेवी शहर में एंटर नहीं हो सकती थी। ये देखकर पूरी फौज डिसअपॉइंट हो गई, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातिह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इसने सोचा कि अगर हम जहाज समंदर के रास्ते नहीं ले जा सकते तो हम इन्हें जमीन के रास्ते ले जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जहाज, और वो भी जमीन के रास्ते। यानी कि वो अपने जहाजों को समंदर की इस साइड से जमीन के रास्ते समंदर की दूसरी साइड लेकर जाने वाले थे। इस तरह ये जहाज शहर में एंटर हो जाते। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने अपने इंजीनियर्स को ऑर्डर दिया कि वो दरख्तों को काटकर इन पर जानवरों की चर्बी लगाएं ताकि इन्हें टायर्स की तरह यूज किया जा सके। इसके बाद इन दरख्तों पर जहाजों को रखा और रस्सियों की मदद से खींचकर इन जहाजों को समंदर की दूसरी तरफ ले जाया गया। एक ही रात में पूरी फौज ने 70 जहाजों को ट्रांसफर किया। जैसे ही मुसलमानों ने अपने जहाज दूसरी तरफ समंदर में उतारे, ये देखकर रोमन एम्पायर की पूरी फौज हैरान रह गई। उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। अब रोमन्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अब इन्हें समुद्री दीवार को भी डिफेंड करना था। ये देखकर रोमन्स ने सुल्तान के इन जहाजों को तबाह करने के लिए रात के अंधेरे में अपने जहाज भेजे, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातिह को इस हमले की खबर पहले ही किसी ने दे दी थी। जैसे ही रोमन्स के जहाज रात को हमला करने आए, सुल्तान की फौज ने कैनन से इन्हें तबाह कर दिया। अब खेल पूरी तरह से पलट चुका था। जहां पहले सुल्तान को अपनी हार नजर आ रही थी, वही अब यही हाल रोमन्स का था। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि इसके बाद सुल्तान ने कई हमले किए, लेकिन वो शहर में एंटर नहीं हो सका। इसने अपने कई फौजी भेजे, जिनमें से बहुत से फौजी शहीद हो गए। अब इस तरह से नाउमीदी दोबारा बढ़ने लगी और इस सीज को भी 2 महीने हो चुके थे, जिसकी वजह से कैंप्स में खाने की कमी होने लगी और फौजी बीमार होने लगे। वही दूसरी तरफ रोमन्स का भी यही हाल था। इनका खजाना भी खत्म हो चुका था। दोनों तरफ नाउमीदी फैली हुई थी। तभी सुल्तान मोहम्मद फातिह को एक बुरी खबर मिली कि यूरोप से कुछ जहाज कॉन्स्टेंटिनोपल की मदद के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो दोनों फौजों के दरमियान फंस जाएंगे। तब सुल्तान मोहम्मद फातिह ने अपनी पूरी फौज को एक आखिरी हमले के लिए तैयार किया और कहा कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शन को पूरा करना है। ये सुनकर पूरी फौज एनर्जेटिक हो गई। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने पहले अपनी कुछ फौज भेजी। इस फौज ने काफी जानी नुकसान उठाया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह ने और ज्यादा एक्सपर्ट फौजी भेजे, लेकिन इसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो सके। फिर सुल्तान मोहम्मद फातिह खुद मैदान में आया और इसने अपनी फौज के साथ हमला किया और वो कामयाब हो गया। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह की फौज शहर में एंटर हो गई और इस तरह कॉन्स्टेंटिनोपल मुसलमानों ने फतह कर लिया। जिसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह ने आया सूफिया में नमाज अदा की और इसे एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, जो आज भी इस्तांबुल की एक फेमस मस्जिद है। इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद फातिह ने हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र के ऑनर के लिए यहाँ एक मस्जिद तामीर करवाई। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने इस फतह के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल बना दिया। लेकिन इस सब के कुछ साल बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह की वफात हो गई।